अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, रहनुमाओं के पास आखिरी मौका है। ये बात बार बार पाकिस्तान की तारीख में कही गई है कि जी पाकिस्तान की मईशत को अब यहाँ से बेहतर करना है। पाकिस्तान ने बहुत सारे मौके ज़ाया किए हैं, खित्ते के ममालिक आगे निकल गए हैं, मगर हम बार बार ये बात करते हैं और बार बार मौका ज़ाया कर देते हैं। मगर इस बार ये बात वाकईतन हो रही है कि ये आखिरी मौका है। इसके बाद शायद मौका नहीं आएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें पाकिस्तान को बार बार लाइफ लाइन मिली है, मुतादिद IMF के प्रोग्राम्स हैं, मगर अब ये तकरीबन जो इकोनॉमिस्ट हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियंस हो, सबकी राय है कि यहाँ से अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो मईशत को सही करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी हो सकती है, जिसका बोझ अवाम पर भी आ सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में अवाम का फायदा होगा अगर वो फैसले हम करेंगे। लॉन्ग टर्म में मुल्क का फायदा होगा। इस तरीके से मुल्क चल नहीं सकता कि 24 करोड़ अवाम का मुल्क हो और उसकी अगर 50 अरब डॉलर 60 अरब डॉलर की दरामदाद हो तो मुल्क में इकोनॉमी हीटअप करना शुरू हो जाए, क्योंकि बरामदाद बहुत ज़्यादा कम है, खित्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। टैक्स टू GDP खित्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। बांग्लादेश हमसे आगे है, भारत हमसे आगे है। तो किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करना है, इस पर बात करेंगे हम आज। और एक बड़ा जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद नासिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HBL, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही जफर मसूद साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के। जफर मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, जितने मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में उन सब में एक एक्सपीरियंस है आरिफ हबीब साहब का, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ पीर साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, MD हैं सिस्टम्स लिमिटेड के। IT के जरिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बार बार बात होती है। ये कंपनी है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मगर क्या पाकिस्तान वहां पहुंच सकता है जिसका दावा किया जाता है? आसिफ पीर साहब से बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाद बशीर साहब, आप डायरेक्टर हैं गुल अहमद टेक्सटाइल के। गुल अहमद एक जाना पहचाना नाम है, उनसे जानेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से और दीगर जो मामला थे मईशत के, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हसनैन साहब, अब माहिर मईशत हैं, प्रोफेसर हैं लम्स में, तो उनसे हम जानेंगे। पहले भी वो अपनी राय बता चुके हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो किस तरीके से आगे मामला चल सकते हैं, अब उन्हें क्या नजर आता है, क्या फैसले होने चाहिए, ये बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। मोहम्मद सुहेल साहब का भी जो मौक़िफ़ है वो आप सुनते रहते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अली तब्बा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लकी सीमेंट के। पाकिस्तान की मईशत की बात हो रही है, और पाकिस्तान की मईशत हो या पाकिस्तान का कोई भी शोबा हो, उसमें खवातीन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और हमारे पैनल में इस पर कोई खातून नहीं है, तो इससे पहले कि ये सवाल उठे कि कोई खातून क्यों नहीं है, हमने दावत दी थी डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को, जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। इसके अलावा सीमा कामिल साहिबा को, जो कि साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। माहिर मईशत माहिर रहमान साहिबा को हमने दावत दी थी। साबिक एडवाइज़र ऑन फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा को हमने दावत दी थी, मगर इनमें से कोई भी अपनी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सका है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए जो हमारे पास पैनल है वो तमाम मर्द हजरात का आज पैनल है। मोहम्मद नासिर सलीम साहब, दायरे बहुत सारे मसाइल हैं और एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि एक लंबी ट्रांसमिशन है नाजरीन के लिए और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ सामने आए, क्योंकि मुख्तलिफ जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं, कि पाकिस्तान में एक फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को करनी है, क्योंकि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, जब आप एक इंट्रो में प्रोमो देख रहे थे तो उससे पता चलता है कि अगर वहां से भी हम पैसे बचा लें तो कितने सारे पैसे वहां पर खर्च करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप ये बताइए ना कि जो स्टेट के रेट है उसको इन्फोर्स के बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं? यही रिटेलर, यही ट्रेडर क्या दुबई में जाके कह सकता है मैं शटर डाउन कर दूंगा अगर हुकूमत ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया है, मैं नहीं रजिस्टर कराता, मुझे रजिस्टर करा के दिखाओ? या फिर ये हो सकता है जो शब्बर जी साहब बताते थे कि जी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने गया तो एक पॉलिटिशियन आ गया, उसने कहा बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तू लगा के दिखा। जब रियल एस्टेट पे गया तो बाजवा साहब आ गए, बाजवा साहब ने कहा कि हमारे तो DHA का काम ही से चलता है, आप क्या करने लगे कि प्रॉपर्टी रिवैल्यूएट करने लगे, उसकी जो वैल्यूज हैं। स्मगलिंग दरमियान में बंद हुई थी, अभी एज ऑफ नाउ हालांकि गंदम की कटाई होती है, डीजल की ऑफटेक ज्यादा होती है, नहीं है, हमें PDL का लॉस होगा क्योंकि फिर ईरान से स्मगलिंग हो रही है, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, रिफाइनरीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो रियासत की रेट मुख्तलिफ एरियाज में इन्फोर्स के बगैर चल सकते हैं हम आगे? जी, आई थिंक एक बात तो मैं सिर्फ ये सबमिट करना चाहूंगा कि जब हम टैक्स टू GDP रेशो की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एप्पल टू एप्पल जो है वो देखना चाहिए। एक तो ये कि हमारे यहाँ 20% ऑफ अवर GDP जो है वो टैक्स फ्री है, एग्रीकल्चर जो है, तो हम जो 80% ऑफ GDP पे हम ये 9% को कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 11%। 20% एग्रीकल्चर हो गया, 17% रिटेलर हो गया, 37% बाहर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना उसका सारा रिकंसिलिएशन, तो उसको तो आप
रिटेलर पे तो टैक्स है ना, कलेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस पर टैक्स नहीं enforcement नहीं है, है। यानी टैक्स नहीं है ना, एग्रीकल्चर पे तो जो है वो टैक्स नहीं है, और आपके उस पे वो प्रोविंशियल है। और हमारा दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हम जो कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो हम सिर्फ हमारी जो फेडरल टैक्स टू जीडीपी है उसको कैलकुलेट करते हैं, उनका जो है वो प्रोविंसेस और उनके स्टेट शामिल हैं, तो वो शामिल करके करते हैं। तो जब हम इनको शामिल करेंगे तो हमारा रेट जो है वो कंपेरेबल बेहतर हो जाएगा। शायद बहुत बेहतर नहीं होगा, क्योंकि दो provinces चीज़ें पर बहुत यही है बेहतर कि नहीं NFC होगा, के बाद, लेकिन 18th amendment के बाद Our rate is with the provinces in this combined. Our federal rate is 7.5. उसको जो है कि जो प्रोविंसेस पर जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन उसका प्रेशर नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये आपको होगा कि हमारे यहाँ टैक्स रेट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी काफी हाई हैं। देखे ना, आपने ये बात की थी, ज़ियाद ने शायद बात की थी कि इंडस्ट्री पे जो है इतना टैक्स है, तो आज अगर हम जो है कॉर्पोरेट टैक्स है 29%, सुपर टैक्स 10%, फिर डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड टैक्स पर सुपर टैक्स लगाएं तो हम 60% तक जो है वो पहुंच जाते। फिर रियल एस्टेट की जो है वो हम बात करते हैं, तो रियल एस्टेट के दो हिस्से हैं, एक तो प्लॉट इन्वेस्टमेंट है और एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। तो अगर इसको दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से ज्यादा टैक्स दे रही है, उसके टैक्स रेट जो है उससे ज्यादा है। जहां ट्रेडर्स के ऊपर है वो टैक्स है लेकिन उसका रिकवरी का इशू है। तो मतलब ये है कि ये बहुत क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल जो है वो ये हुआ कि हमें एडिशनल रेवेन्यू चाहिए, सारे का सारा उन्होंने जो है वो लोड कर दिया सुपर टैक्स वगैरह लगा के, जो लोग पहले से ही जो है वो टैक्स दे रहे थे। तो उसकी क्लियरिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी। फिर लीकेजेस की बात हुई, शायद जफर साहब ने लीकेजेस की बात, आसान सी बातें सामने, ये फाटा पाटा जो है, फाटा पाटा 100 अरब रुपए का जो है वो टैक्स वहां जो है वो टैक्स एवेजन हो रहा है। मतलब ये है कि वो उसके नाम से लेते हैं लेकिन सारा पाकिस्तानी मार्केट में माल जो है वो बेच रहे। सिर्फ स्टील में हमारा एक जो है फ्लैट स्टील है 20 अरब रुपए का जो है वहां लीकेज है। तो ये चीजें नजर नहीं आ रही है पॉलिटिशियंस को कि जो उसको जो है वो ठीक करे। इसी तरह म्यूचुअल फंड में जो मनी मार्केट फंड इतना फ्लरिश कर रहे हैं वो टैक्स आर्बिट्राज है, उसके अंदर टैक्स आर्बिट्राज है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है डायरेक्ट करेंगे तो आपको 29% है, और अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए करें तो 15% टैक्स है। तो ये जो 14% का है ये नजर नहीं आ रहा है इसको कि जो है इसको हम किस तरीके से जो है प्लग करें। तो ये बड़ी बड़ी चीजें जो है वो सामने है। फिर ये ट्रेडर्स की बात होती है, तो ट्रेडर्स जो है उनका जीडीपी में जो है वो शेयर है 18% और उनका टैक्स है सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन। तो वो भी एनफोर्समेंट का मामला है ना, उसमें रिकवरी का जो है वो मामला है। तो वो चीजों की जरूरत है। हमारे जो टैरिफ्स हैं वो खित्ते में सबसे ज्यादा हैं, टैक्स जो है वो इंडस्ट्री पे ज्यादा लग रहा है, वो इसलिए कि फिस्कल डेफिसिट को हम फिल करने के लिए जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स भी हमारा इसलिए ज्यादा है कि माजी में फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जिसकी वजह से आज हम इसको किसी भी तरीके से हमने शरह सूद बढ़ाई हुई है। जो बिजनेसेस है पाकिस्तान के वो कंप्लेन करते हैं कि जी जो बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो आए और हमें कर्ज दें। अब 22-23% तो शायद उनके लिए वायबल भी नहीं है, इसलिए 80% से भी ज्यादा बैंक्स ने इन्वेस्ट किया हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मगर जब कम इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तब भी बैंक्स कोशिश नहीं करते, उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है। तो सर एक तनकीद गवर्नमेंट पर है कि आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन ठीक करें ताकि बैंक की डायरेक्शन प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो, बट बैंक्स के ऊपर भी है कि स्ट्रांग हो गए हैं मगर उनका फिर भी जो सिमत है वो नहीं है प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में। जी मेरे ख्याल से ये जो तनकीद है ये कोई अनफाउंडेड नहीं है, ये बिल्कुल सही तनकीद है। एंड आई थिंक बैंकों को ज्यादा करना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मगर बात ये कि बहुत सारी चीजें हम पे मुद्दा ऐसे डाल दिए जाते हैं जो शायद अनजस्टिफाइड नहीं। बैंक्स बहुत हद तक बहुत डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स टैक्सेशन। हमारा जो टैक्स है वो हाईएस्ट है एज अ परसेंटेज इन द रीजन। किसी भी पूरे रीजन में ये टैक्स रेट नहीं है जो हमारा है, और पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट ब्रैकेट जो है वो बैंकों का है। तो सो देयरफॉर जरूर तनकीद कीजिए, मगर एक और बात के जहन में रखिएगा कि अगर यही बैंक्स जो हैं कल को वो अपना जस्ट आर्ग्यूमेंट से अगर वो पुल कर लेते हैं प्लग और गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते तो फिस्कल डेफिसिट आप कहां से करेंगे फंड? 95% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट फंडेड बाय द बैंक्स। बट मैं बैंकों को डिफेंड करने के लिए मेरा ख्याल है शायद शाहजेद साहब उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम रख लेंगे, क्योंकि अगर आज उस पर हम चल पड़े तो बड़ा मसला हो जाएगा। जो स्टेट की रिट है टैक्स मोबिलाइजेशन में जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं वो कैसे की जाए? अच्छा देखिए, एक तो मैं आरिफ भाई जो अभी बात कर रहे थे मैं उस पर गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि तीनों जगह पे टैक्स लगा हुआ है। रियल एस्टेट पे भी टैक्स है, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स है, और
ریٹیل پہ بھی ٹیکس ہے. یہ تینوں سیکٹر ملا کے 52% آف دی اکانومی ہے. وی آر جسٹ ناٹ کلیکٹنگ دا ٹیکس. کہاں لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس کا وہ شیڈیول جو ہے وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ریئل اسٹیٹ از ایگزیمپٹ؟ کہیں بھی لکھا ہوا. آپ کو کون روک رہا ہے کلیکٹ کرنے سے؟ آپ جائیں کلیکٹ کریں. دس از ویئر آئی سیڈ دس از when I said compliance earlier, this is what I meant. میں بہت خوش ہوں اس بات پہ, although it's a controversial topic, but میں کیونکہ اس کا پرسنلی بہت بڑا سپورٹر ہوں اور کیونکہ سہیل نے اس کو چھیڑ دیا تو میں نے اس کا فوراً موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے سوچا میں اس کو بھی ذکر کر دوں. پروگریسو ویلتھ ٹیکس اور منیمم ایسٹ ٹیکس, دیکھیے یہ نیڈ آف دی آر ہے. ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, یہ ہمیں لگانے پڑیں گے. اگر یہ ہم دونوں چیزیں کر لیتے ہیں تو 2% آف دا جی ڈی پی میں ایڈ ہو جاتا ہے. اینڈ ہاؤ فار ویل اسکیپ فرام اٹ. اگر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ آرگیومنٹ کہ جی وہ وہاں ڈلیوری بھی کرتے ہیں, وہ دیتے بھی ہیں. دیٹس اے سیکنڈ پارٹ آف دا آرگیومنٹ اینڈ ڈسکشن, بٹ نیور دی لیس دس از سم تھنگ وچ از نیسسری اینڈ ہیز ٹو بی ڈن. جہاں تک ہمارے معاملہ ہے ریٹ کی, آپ نے بات کی, جب گورنمنٹ کو ریٹ اپنی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلش کر لیتی ہے. 2 ایگزامپلز میں اور دوں گا جو آپ نے دی تھی. ایک, آپ دیکھیے ڈالر میں کیا ہوا ہے. جو ڈالر آج نیچے آیا ہے وہ اسٹیبلش کیا آپ نے ریٹ, تو وہ نیچے آیا نا آن دا منی چینجرز, آن دا بارڈرز, جس کی وجہ سے وہ نیچے آ گیا. دوسری ایگزامپل, آپ کو یاد ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جب ہوا کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا یہاں پر؟ تو اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو when the government has decided that they have to do something, they will be able to do it. And frankly speaking, اس وقت ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ there is a resolve in the entire society کہ this is needed to be done. So therefore you are not seeing any headwinds as such جب آپ مشکل ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں. مگر والنٹیئر نہیں کیا, جیسے ٹریڈرز نے والنٹیئر نہیں کیا, گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اس لیے انفورس گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. آپ کو شاید آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ آگے سے ریزسٹنس نہیں ہے, جیسے پی آئی اے کی طرف گورنمنٹ بڑھ رہی ہے تو اس طریقے کے پروٹیسٹ ہمیں نہیں نظر آ رہے ہیں, اس طریقے کا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر گورنمنٹ کرنا چاہے گی ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا. اب گورنمنٹ جینوئنلی کرنا چاہے گی تو پی آئی اے میں دیکھ لیں, آپ ڈالرز میں دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے ساری ایگزامپل, 2 ایگزامپل آپ نے خود کوٹ کی. اور میں اس معاملے میں نا ایک چیز آپ سے ضرور یہاں پر میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ جی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ایروڈ ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح کی ڈیسیژن لیتے ہیں. کانسٹیچوئنسیز آپ کی ہوتی ہیں. میں اور ناصر بھی ابھی یہ بات کر رہے تھے. دیکھیے ایک کلاسک ایگزامپل ہے گریس کی. گریس نے 10 سال پہلے ایگزیکٹلی سملر سچویشن میں تھا گریس جہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. 10 سال کے بعد دے آر ناؤ دا بگیسٹ اسٹار آف ریوائول ان دا ورلڈ. اینڈ وہ جو گورنمنٹ وہاں پر تھی وہ 5 سال بعد دوبارہ الیکٹ ہو کے آئی ہے اور پھر 10 سال بعد بھی دوبارہ الیکٹ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینا ضروری تھے, اور آپ لیں گے تو ہم اس کو آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو ری الیکٹ بھی کریں گے. اینڈ آئی تھنک ہم پاکستان میں اسی جگہ پہ اب کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم اس کا ایک ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. جس طرح بڑی عام بات آپ کر رہے ہیں, اگر گورنمنٹ شارٹ ٹرم سوچنا چھوڑیں کہ جی 2 ہیڈ لائن لگیں گی, اچانک پریشر آئے گا, 2 پروٹیسٹ ہوں گے, لانگ ٹرم اگر سوچیں گی تو مشکل ڈیسیژن کا حکومت کو بھی فائدہ ہی ہونا ہے اکانومی کے ساتھ. جو پولیٹیکل کیپٹل والا معاملہ میں نے جان بوجھ کے اسی لیے وہ گریس کی ایگزامپل کوٹ کی جو ٹبا صاحب فرما رہے تھے, کیونکہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. آئی ڈونٹ نو اف علی حسنین نے یہ پورا کیس دیکھا نہیں دیکھا. گریس از اے کلاسک ایگزامپل کہ کس طرح انہوں نے ریوائول کیا ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لے کے. دین ایک چیز میں شاید صاحب تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے مگر میں کیونکہ فسکل کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے, سارے دوسرے مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں. لانگ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم کی انفلیشن, آپ کے انٹرسٹ ریٹس, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ, سب اس مسئلے سے جڑا. اب دیکھیے معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب آپ آ گئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں, اور اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے گروتھ لانا بڑا مشکل ہوگا, بیکاز آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹیبلائزیشن کا پروگرام. تو پھر کیا کیا جائے؟ جو سوال ہے وہ یہ کیا جائے کہ جو آپ کے پاس ریسورسز آئیں گے فسکل, چاہے آپ اپنی انکم بڑھائیں یا ایکسپینسز کم کریں, آئیدر وے جو آپ کے پاس پیسے آئیں گے وہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگانے. اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں آج ہم 161 نمبر کے اوپر ہے آؤٹ آف 191 کنٹریز. لیسٹ ڈیولپمنٹ میں ہم فال کرتے ہیں. انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت اچھے نہیں ہیں مگر ہم سے بہت بہتر ہیں اور لیسٹ ڈیولپمنٹ نہیں آتے ہماری. تو اگر ہم اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ اسکلنگ والی بات جو آصف کر رہے تھے, چاہے وہ زیاد بات کر رہے تھے, جو ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ایجوکیشن کو آگے لے کے چلنا ہے, ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے,
Pakistan is the worst on the diabetes level, 30.8%. In world average is 9.8%. اور یہ تیزی سے پہنچا ہے. محمد ناصر سلیم صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اپنا. دو تین چیزیں ہیں. آئی تھنک جو پوائنٹس ظفر صاحب نے ریز کیے ہیں دے اسپاٹ آن. بٹ گریس کا اگر آپ وہ کیس اسٹڈی دیکھیں تو دیر واز ہیوج ریزسٹنس فرام دا پاپولیشن. Unemployment rates, I forget, but they were maybe like at one stage 2/3 of the population was unemployed. So ہمیں as the fifth most populous country, I think Greece سے سیکھنا چاہیے. Maybe اتنا radically, اتنا suddenly نہیں کرنا چاہیے. But if we do not take this opportunity now, we will be forced to do it. Because وہاں پہ IMF and everybody said, if you are not going to do this, we don't care what happens to you. ابھی تک بھی آئی ایم ایف کو گالیاں بڑی پڑتی ہیں ہمارے ملک میں, مگر جو تھوڑے بہت ریفارم ہوئے وہ آئی ایم ایف کے پریشر میں ہی ہوئے ہیں. لیکن ہم نے فورس کے تحت ہی کیا ہے جو بھی کیا ہے. ایک تو ہمیں شاہزیب مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. یہ آئی ایم ایف کے پروگرامز نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے رپورٹس دیکھیں, پاکستان بزنس کاؤنسل کی بھی, زائد سین دوز رپورٹس 2020 کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا. دیر ویری ویری کامن تھنگز. اس کو پاکستان کا ایجنڈا جب تک ہم لوگ as panelists, as politicians, as any citizen, if we do not understand کہ this is a Pakistan agenda, تو ہم لوگ ہمیشہ فیل کریں گے. تو I think ایک تو اونرشپ کی بات ہے. دوسرا تھوڑا سا ظفر صاحب سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو کیپچر آف ڈیٹا ہے اس وقت ڈیجیٹل از دی ایزیسٹ وے. اب وہاں پہ کیش کی ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے, کیو آر کی بھی ہو رہی ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. سو تھوڑا سا ہٹ کے دیر آر سرٹن تھنگز جو کہ ہم کہیں گے کہ جی ڈیجیٹل پاکستان از میڈیم ٹرم, بٹ دیر آر سرٹن تھنگز دیٹ کین بی ڈن اسٹریٹ اوے. تو اگر آپ جی سی سی کا ایگزامپل دیں, وہاں پہ کوئی بھی, اور وہاں پہ ایکسپیکٹ پاپولیشن بہت بڑی ہے, نو بڈی کین بی پیڈ کیش. بائی لا دیر ہیز ٹو بی اے والیٹ. اور ماشاء اللہ سے پاکستان میں اب بہت سارے والیٹ پرووائڈرز ہیں جو کہ آپ 5 منٹ کے اندر اپنی والیٹ کھول سکتے ہیں. دنیا کے اکثر ممالک میں ایون ان ریسٹورینٹس کہیں بھی آپ جائیں وہ کیش نہیں لیتے, ہمارے پاس ہیں, ایچ پی ایل میں اور بینکوں کے پاس ہیں. تو دا مارکیٹ از رائٹ دیئر. بینک اکاؤنٹس جو ہیں اب ہم ڈیجیٹلی بھی اوپن کر سکتے ہیں. آسان اکاؤنٹ بڑی آسانی سے اوپن ہو سکتا ہے. سو جتنی اب آپ کا راست کی بیک بون بن گئی ہے, جو پیمنٹس جو ہیں وہ اسٹریٹ تھرو ہو سکتی ہیں, انٹر آپریبلٹی آف سسٹمز ہے. اگر ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں اور مینڈیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ابو اے سرٹن اماؤنٹ دیز ٹرانزیکشنز ہیو ٹو بی ڈن تھرو دیز میکینزمز, آپ کے پاس ڈیٹا کیپچر ہو جائے گا. ڈیٹا کیپچر پہ اے آئی یہ فاسٹ ٹریک کر لیں گے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس ٹریڈیشنل سی آر ایمز ہیں, ہمارے پاس ٹریڈیشنل سولوشنز ہیں. سو دس از سم تھنگ ٹو ہیلپ ود دا ریونیو سائڈ آف دا فسکل ڈیفیسٹ. سیکنڈلی آپ کا سوال تھا شاہ زیب کہ ان سب کو ہم میپ کیسے کریں گے. اس کے اندر there are alternate ways that we can look at how we map them. It's just a matter of using the right mechanism. So for example, جو بھی SME ہے وہ کہیں سے خریدتا ہے اور وہ ایک بڑا, اگر وہ ایس ہے تو وہ ایم ہو سکتا ہے یا وہ کمرشل ہو سکتا ہے, واٹ ایور. اگر ادھر سپلائی چین سے مینڈیٹ آ جاتا ہے کہ آل آف دیز ول بی ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشنز, آپ کی وہ بھی آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس میں آ جاتی ہیں in terms of where things are. And then you can start from the top, industry by industry, sector by sector, pick the supply chains and capture it. تو اگر میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں جو بیسکلی جو ہے کمپلائنس کے لیے یوز ہوتا ہے بینکس میں, تو یہ جتنے آپ کے FATF اور باقی چیزیں, یہ جو رولز آتے ہیں اراؤنڈ KYC and others, the basic rule for banks is follow the money. اگر آپ نے اینٹی ٹیررزم پکڑنی ہے, اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے, منی ٹریل ہوئے گی, یو آر ایبل ٹو گیٹ ٹو واٹ از ہیپننگ اینڈ ویئر اٹس گوئنگ. سو اگر کچھ ہمیں امیجیٹلی چیزیں کرنی ہے, آئی وڈ سجیسٹ, آصف صاحب نے بھی یہ ریز کیا تھا کہ دیر ہیز ٹو بی, اینڈ آئی ایگری ود ظفر, جسٹ ڈیجیٹل پاکستان alone without the will is neither here nor there, and alone without other measures is not effective. But it can be a very
गुड पाथ टू आंसर दैट क्वेश्चन कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें. आसिफ साहब आप बताइए. जी, मैं आई थिंक इसको फिस्कल डेफिसिट को अगर कंक्लूड करूं हमारे डिस्कशन को, सबकी राय के सबने एग्री किया टैक्स टू जीडीपी हमें बहुत अच्छे से पता है कि बहुत कम है हमारा, राइट. और आई थिंक इसके दो पार्ट हैं. एक है कि आई थिंक हमें पता है कि एग्जेम्पशंस हैं, जो आरिफ साहब ने भी बताया, सुहेल साहब ने, सब ने एक बात की कि ये सब हमने प्लग इन करना है और इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है. और आई थिंक इसकी जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि ये हम सबको पता है कि क्या है, हम सबको पता है कैसे करना है, बट हम कर नहीं रहे, राइट, अनफॉर्चुनेटली, राइट. सो दैट्स व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन जो आपने कहा स्टेट के रेट और वो करना चाहें वो बहुत जरूरी है. वो हमारे लिए येस्टरडे का प्रॉब्लम था, अब हमारे पास टाइम नहीं है. दूसरी चीज, दूसरी साइड है एक लीकेजेस की, जो सबने बात की. वो लीकेजेस तो हम प्लग कर सकते हैं ना. वो जो लोग बचे हुए हैं सिर्फ सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से प्लग इन हो सकता है. और कंबाइंड विद द स्टेट रेट, वंस यू हैव द डेटा और आपने ये जब प्लग इन किया तब जाके आपका वो लीकेजेस खत्म होंगे. वो तो लो हैंगिंग फ्रूट है. वो एफबीआर, कस्टम्स, डिजिटाइजेशन, वो तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है क्योंकि इतनी इंटीग्रेशंस मौजूद है. नादरा बहुत जनरेट करता है डेटा, वो ओपन कर दे. बैंक्स के पास ओपन बैंकिंग एपीआई है, वो ओपन करते हैं डेटा आपके पास. पावर कंपनीज, टेलीकॉम, इतना डेटा है कि कोई बंदा इस मुल्क में टैक्स दिए बगैर नहीं बच सकता अगर हम चाहें तो. नाजरीन, हम पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशन कर रहे हैं. 1 मिनट ईच बचा है प्राइवेटाइजेशन पर बात करने के लिए, क्योंकि हमने ज्यादा बात कर ली है फिस्कल पर और करंट अकाउंट पर. प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट को हर किस्म के बिजनेस से बाहर निकलना चाहिए. पीआईए से गोइंग फॉरवर्ड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दीगर कंपनी, सबसे बाहर निकलना चाहिए. तो देखें, इस पे तो आपको प्रोबेबली कंसेंसस मिलेगा शाहजेब ऑन इट. बट पॉइंट एक मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा कि प्रेफरेंस जो है जब एसओई आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमें प्रेफरेंस में ये देखना चाहिए अगर लोकल पार्टी बाय करती है तो वो हमारी फिर फ्यूचर एफसीवाई आउटफ्लोज नहीं आएंगी. तो आई थिंक ये जरा सा जो भी सेक्टर्स हैं उसमें देखना चाहिए. बिकॉज क्वाइट ब्रीफली गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाए, गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बनाए. प्राइवेट सेक्टर, और यहाँ पे चाइना की भी बात हुई थी पहले कि जी वो कैंटन लेवल के ऊपर जो है एम्पावर्ड होता है ग्रुप. इसी तरह ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज चीज़ें कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है, उनकी एक्सपर्टीज है, उनका डिजायर है, वो स्टेट जो है वो मगर आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करें, ज्यादा फोकस पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर पे करें, अगर कोशिश करें. और देखें, एफटीआई उस वक्त सक्सेसफुल होती है, जेन्युइन एफटीआई जो आती है. अगर कोई टेम्पररी आर्बिट्राज सीख कर रहा है, वो पैसे लेके आएगा और फिर वो एक जग के साथ ले जाएगा. देन यू आर इन अ बिगर प्रॉब्लम, जो हमने थाईलैंड और कुछ जगहों में 20 साल पहले देखा था, 25 साल पहले, कि देयर इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड. सो हमें वो इन्वेस्टर्स देखने हैं who are looking at Pakistan's population, the 5th most population, the youngest population, कि जी यहाँ मिडिल क्लास अब ये बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज लेके आ रहे हैं. So they feel this is a good place to invest and sell their products. मैं क्विकली साहब आपका भी ओपिनियन चाहूंगा. प्राइवेटाइजेशन पे तो सही कह रहे हैं, सबका कंसेंसस होगा, मगर फॉरेन पार्टीज आए डोमेस्टिक. Totally convinced. There are two things that we need to be very careful about, and हमें उसको जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. एक तो पहली बात यह है कि आपके जो रेगुलेटर हैं वो बहुत तगड़े होने चाहिए. जो आपने कंपनीज प्राइवेटाइज करनी, तो आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको एम्पावर करें और मार्केट से लोग लें उनके लिए. until unless you do that, privatization will have a negative effect. Let me just warn you, शाहजेब साहब, यहाँ इजिप्ट में और मेक्सिको में उन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन की है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आया. वो स्टेट से मोनोपोली निकल के प्राइवेट सेक्टर में चली गई. और मेक्सिको में जिन साहब ने वो टेलीकॉम खरीदी थी, इट बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट. नो बेनिफिट सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस. बल्कि वर्ल्ड बैंक कार्लोस सिम्स. So, the other वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो 26% प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, 15% कॉस्ट कम हुई है, बट जो उसका सोशल इम्पैक्ट है वो मिक्स्ड है. सो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो रेगुलेटर है वो बहुत तगड़े होने चाहिए. और बाज़ औक़ात ऐसी एंटिटीज है कि जहां रेगुलेटर है ही नहीं. फॉर एग्जांपल एविएशन में रेगुलेटर नहीं है, आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं पीआईए, बट आपको पहले रेगुलेटर सेट करना है, जो हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है बाय द वे. और अगर आपने ईएनपी सेक्टर में कल को
प्राइवेटाइजेशन में जाना है तो पहले रेगुलेटर बनाइए. ईएनपी सेक्टर में कोई रेगुलेटर नहीं है, ओजीडीसी का कोई रेगुलेटर नहीं है, गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट करती है. यू नीड टू हैव अ सेपरेट रेगुलेटर. सेकंड थिंग, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, और वो नासिर जो कह रहे थे, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं ऑफ द प्राइवेट पार्टी, तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि वो वैल्यू ऐड करेगा आके, चाहे वो फॉरेन हो या लोकल हो. आई एम रियली इंडिफरेंट अबाउट इट. इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं जरा नासिर से डिफर करूंगा. मैं तो कहूंगा फॉरेन जरूर आए, बिकॉज वो अपने साथ बहुत सारी वैल्यू एडिशन लेके आता है. बट हैविंग सेड दैट, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो आ रहा है इन्वेस्टर, वो वैल्यू लेके आए पाकिस्तान के लिए, वो रेंट सीकिंग ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइवेट इक्विटी को एक यूटिलिटी दे देंगे तो या वो प्राइवेट इक्विटी बैठ जाएगी या यूटिलिटी बैठ जाएगी, जो हमने देखा भी है केस के अंदर. तो प्लीज हमें ये दो चीजों का ख्याल रखना. आगे साहब, देखिए, एक तो मैं पिछले उसके सिलसिले में एक दो जुमले बोलूंगा कि हमने वो रेमिटेंसेस पे बहुत जो है कम जोर दिया. आई थिंक रेमिटेंसेस का बहुत ज्यादा स्कोप है. मैं समझता हूं कि हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरास बाहर हैं, उनकी एनुअल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ $60 बिलियन. वो मुश्किल से 25, 26, 27 बिलियन डॉलर यहाँ भेजते हैं, और बाकी वो इन्वेस्टमेंट के लिए इधर उधर कहीं करते हैं, पाकिस्तान को नहीं देखते. तो आई थिंक सबसे बड़ा पोटेंशियल क्विक जिसका आपको जो है रिटर्न मिल सकता है वो रेमिटेंसेस हैं. तो उस पे जो है वो प्राइवेटाइजेशन में मैं समझता हूँ सब बेच देना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट. इसलिए कि जो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नंबर्स जो है ये बताया कि वो 19 ट्रिलियन रुपीस के एसओईज एसेट्स वो ऑन करते हैं. अब इस पे उनको यील्ड मिल रहा है वो 1% मिलता है. हम 20% पे गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है और 1% उन पे कमा रही है, तो 19% का नेगेटिव आर्बिट्राज दे रही है. तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि ये 19 ट्रिलियन पे जो 18-20% का डिफरेंस 4 ट्रिलियन रुपीस साल का बनता है. तो आप 4 ट्रिलियन वो नुकसान करते हैं ना, जो हमने पहले उसमें कहा था कि 500,000 बिलियन नुकसान करते हैं, वो तो इसके अलावा है. लेकिन आप जो नेगेटिव आर्बिट्राज की कॉस्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, वो आप जो है वो 4 ट्रिलियन रुपीस साल का ले रहे हैं. तो आप इसको बेच के जो है फिर वो इसके रेगुलेटर भी बनते रहेंगे. ये टेलीकॉम तो सक्सेसफुल रहा, वो तो उनके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा ही हुआ है. पहले तो जो है वो गवर्नमेंट में होता था, कंपेटिटिव मार्केट डेवलप हुई. हाँ, कंपेटिटिव मार्केट डेवलप हुई. तो उसको जो है ये सारा इससे गवर्नमेंट को हर उससे निकल जाना चाहिए. और इसमें हम तो चूंकि प्राइवेटाइजेशन में हमने किया, एक कंपनी जिसको हम लेते थे वो गवर्नमेंट में बेहतरीन, वो कहते बहुत अच्छा चलती है, तो वो 80 करोड़ प्रॉफिट करती थी साल का. जब हमने लिया तो दूसरे साल में वो 8 बिलियन रुपीस हमने प्रॉफिट किया. तो वो उसी चीज में उसी दाम पे, कोई दाम वाम भी नहीं किया था वो उस पे जो है. तो मेरा मतलब ये है कि ये इस किस्म का जो है वो डिफरेंस होता है. आसिफ पीर साहब क्विकली. जी, आई थिंक मैं तो अपने कुलीग से इस पे एग्री करूंगा कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज एनेबलर, राइट. तो उनका काम है एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना और एसओईज जितने भी हैं उनको कंपेटिटिव बनाना. बट आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो 1 मिनट आप दे रहे हैं, कि जो लास्ट टॉपिक पे कि बेसिकली आई थिंक हम, जो ज़ियाद ने कहा कि हम नेगोशिएट नहीं करते जब बाहर से कंपनी एमएनसीज यहाँ काम कर रही हैं, राइट. आसान लो हैंगिंग फ्रूट क्या है कि अपनी वो सर्विसेज आईटी की हो या अकाउंटिंग की हो या वो कॉल सेंटर की हो, यहाँ आउटसोर्स करें. जब आप नेगोशिएट करते हैं उनके साथ कि वो यहाँ के काम करती हैं और पैसा बना रही हैं, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान, हाउ कैन वी. ये क्विक फिक्सेस हैं. लेकिन जब वो एमएनसीज मुझे काम देगी तो मेरी केस स्टडी बनेगी कि फलानी कंपनी कोक is outsourcing, has set up the global shared services in Pakistan. Microsoft has done this. हम जो भी एग्जाम्पल ले लें, यूनिलीवर, ये सब, बट उनको इंसेंटिवाइज करना है कि वो जब आप नेगोशिएशन करते हैं, जब आप उनके अगर वो एक्सपोर्ट करके फर्ज करें 1000 लोगों की जॉब्स क्रिएट करते हैं अच्छी वाली व्हाइट कॉलर की और बहुत सारे पैसे मुल्क में लेके आते हैं, तो दे हैव इंसेंटिवाइज दैट. और जिस तरह आपका दूसरा है, जो मैं आरिफ साहब से थोड़ा सा रेमिटेंस का, ऑफ कोर्स हमारे लिए ये नेगेटिव है. जब आप कहते हैं कि जिस तरह आप सऊदी अरब ने 2 दिन पहले ऐलान किया है कि $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एआई में, तो वो टैलेंट कहाँ से हंट करेंगे दुनिया से. पाकिस्तान इज अ इजी पिकिंग, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट इजीली माइग्रेट होना चाहता है उस मुल्कों में, राइट. तो वो अच्छा प्लग इन करके ले जाएंगे. वो जब वो ले जाते हैं हमारा टैलेंट, तो वो उसकी यील्ड है 1/10.
وہ یہاں پر پیسہ 10% ہی بھیجے گا کیونکہ اپنی فیملی کو لے جاتا ہے. وہ تو بہت پیسے کماتے ہیں نا, رائٹ, جو تو وہ اتنا ریمیٹنس میں ایلڈ نہیں آتا. ہماری جاب کریشن, ہمیں وہ لوگ یہاں چاہیے, یہاں ریٹین کرنے, ہمیں ان کو کمپیٹیٹو بنانا ہے, ہمیں جابز یہاں کریٹ کرنی ہے. ہمیں ایکسپورٹ چاہے وہ MNCs سے ہوں چاہے وہ G2G کے ہوں. ہماری سعودی عرب سے ہماری جتنی, میں بہت دفعہ اسٹریس کر چکا ہوں, سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, رائٹ, وی آل نو دیٹ پرائم منسٹر ہیز کم بیک اینڈ فورتھ. بٹ ہماری IT ایکسپورٹ شاہزیب کتنی ہے سعودی عرب سے؟ صرف $30 ملین یا $35 ملین. علی طبع صاحب کا بھی موقف اس پر جانا چاہوں گا. جی طبع صاحب, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ دیکھیے, پرائیویٹائزیشن میں بہت ساری جو آپ کی کمپنیز ہیں, PIA آپ کا لاس میں, ریلوے آپ کا لاس میں, ڈسکلوز آپ کے لاسز میں, جو پوٹینشیل ہے آپ کی جو گیس SSGC, SNGPL, ان سب میں بہت پوٹینشیل ہے کہ وہ ٹرن اراؤنڈ ہو کے وہ پروفیٹیبل بھی ہو سکتے ہیں. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے معیشت میں وہ بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ جب ممکن ہے جب گورنمنٹ سیریس ہے کہ واقعی میں ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کو کرنا چاہتے ہیں, PIA کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. بٹ میں نے جو دیکھا ہے نا شاہزیب صاحب, کہ پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی جو ہم فورن انویسٹرز کو دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو فورن انویسٹرز کو کیوں اتنی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کمپیئر ٹو لوکل انویسٹرز. اور اگر لوکل انویسٹر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی باہر سے فورن انویسٹمنٹ لا سکتا ہے, باہر سے فورن ایکوٹی ریز کر سکتا ہے, ڈیٹ ریز کر سکتا ہے. لیکن ہمارا ایک مائنڈ سیٹ آئی تھنک ابھی بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ بس وہ گورا آئے گا وہی صحیح کر سکتا ہے, جو ہماری کیپیسٹی وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. پاکستانی بزنس اگر کوئی ایسٹ خریدتے ہیں پاکستان میں تو فائدہ پاکستان کو ہے نا, اس کی جو بھی ریٹین ارننگز ہیں, جو بھی منافع ہے وہ تو پاکستان میں رہے گا, وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا. جو منافع کریں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. گورا جو پروفٹ لے کے جاتا ہے تو وہ تو پاکستان میں دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا, وہ جو نفع لے کے وہ کہیں اور جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو ہمیں آئی بلیو ٹاپ لیول پہ اس طرح کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے.